नमस्कार, मैं बकुल डोनल्ड। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया लाइव। टीएफडी इंडिया लाइव में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। बांग्लादेश हिंसा का मामला किसी भी देश से या यूं कहें कि पूरे विश्व से छुपा हुआ नहीं है। यह मामला कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, बहुत बड़ा मामला है, जिससे कहीं ना कहीं भारत को भी, मोदी सरकार को भी सीख लेनी चाहिए। ऐसे ही कुछ मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्यामगिरी जी। सर नमस्कार। नमस्कार बकुल। सर, बात करें तो बांग्लादेश में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे के 6 दिन के बाद शेख हसीना ने कहा कि अमेरिका को सेंट मार्टिन आइलैंड ना देने की वजह से उनकी सरकार गिराई गई है। उन्होंने कहा, अगर मैं अमेरिका को सेंट मार्टिन आइलैंड दे देती तो सत्ता जाने का कोई मतलब ही नहीं था। आगे बोलते हुए उन्होंने कहा, एक दिन मैं बांग्लादेश जरूर जाऊंगी। सर, इस बयान पर आपकी क्या राय है? देखिए बकुल, जिस उसका बात कर रही हैं शेख हसीना, आप यह बताइए कि वो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर थी जी, बांग्लादेश की। यह बातें वह पहले बताई नहीं। जब मीडिया उनके हाथ में थी, प्रशासन उनके हाथ में था, देश उनके हाथ में था, तो उन्होंने ऐलान किया इस चीज का जिक्र उन्होंने वहाँ के राष्ट्रपति से किया? नहीं। क्यों नहीं किया? करना चाहिए था। बिल्कुल सही बात है। जब वह देश छोड़ के भाग गई है, वहाँ की जनता सड़कों पर उतर गई और सड़कों पर उतर करके शेख हसीना का विद्रोह कर रही है, विरोध कर रही हैं जी। सिर्फ इस वजह से कि शेख हसीना वहाँ पे तानाशाहियाँ कर रही थी, कर्ज लाद रही थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी, महंगाई बढ़ रही थी, वहाँ लोगों को इतने परेशान हो जाने पड़े कि सड़कों पर उतरने पड़े, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक इन्होंने अपने काबू में कर लिया था। जी। तो देखिए, शेख हसीना को ही नहीं भगाया है, वहाँ के लोगों ने लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक के जजों को भी इस्तीफा देना पड़ा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। उनके खिलाफ भी वो लोग उतरे हैं और इनको भागने के बाद उन लोगों को कहे आप लोग इस्तीफा दीजिए, और उन लोगों को 1 घंटे का समय दिया गया। इन्हें 45 मिनट का समय दिया गया कि इस्तीफा दे करके जाइए। इस्तीफा पहले लिया गया, उसके बाद इन्हें भगाया गया और यह भारत आई। भारत में ही इनको शरण मिला जी। और हमारे देश की सरकार ने इस देश को बताया कि शेख हसीना को हमने रखा है? नहीं। क्यों नहीं बताया? यह देश क्या किसी के बाप की जागीर है कि आप किसी को भी ला करके इस देश में रखेंगे? जी। इस देश में लोग भूखे मर रहे हैं। प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में कहते हैं कि 81 करोड़ लोगों को 5 किलो फ्री अनाज देता हूं। जो व्यक्ति 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कर रहा था, 81 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज के लिए भिखारी बना देता है, लाइन में खड़ा कर देता है। उसके बाद कहता है कि हमारे देश का डंका बज रहा है। यही हाल शेख हसीना ने बांग्लादेश में किया और यही हाल भारत में दिखाई दे रहा है। यही हाल भारत में दिखाई दे रहा है। श्रीलंका में यही हुआ, वहां के लोगों को शासनकाल को भागना पड़ा। पाकिस्तान में तख्ता पलट हुआ, परवेज मुशर्रफ के समय से शुरू हुआ। और बांग्लादेश, यह बांग्लादेश था, यह बांग्लादेश हमारे ही देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रामोकरम पर था जी। पाकिस्तान के लाहौर तक कब्जा करके, पाकिस्तान को घुटने के बल ला करके बांग्लादेश को अलग इसलिए किया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े की पाकिस्तान सर न उठा पाए जी, इस वजह से किया था। यह हमारे देश का वो था कि फैसला था 1947 में जब देश आजाद हुआ, तो जिन्ना प्रधानमंत्री बनना चाहते थे देश के। अली जिन्ना। हाँ, जिन्ना प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। गांधी जी को यह मंजूर नहीं था, उन्होंने पाकिस्तान अलग कर दिया जी। गलती यह हुई कि उन्होंने कहा जो मुस्लिम जाना चाहते हैं जाए और जो नहीं जाना चाहते वह रहे, क्योंकि वो मजबूरी थी। क्योंकि इस देश की लड़ाई हिंदू मुस्लिम सभी ने लड़ी थी, किसी एक वर्ग ने नहीं लड़ा था। सही बात है। सभी ने मिलकर लड़ा था, यह देश सबका था। भारतवर्ष एक लोकतांत्रिक और संविधान से चलने वाला देश है। विश्व का सबसे बड़ा देश भारत है। कोई अगर कहे कि मैं इसे हिंदू राष्ट्र बनाता हूं, इस विश्व में पूरे हिंदू राष्ट्र एक ही है, नेपाल। उस नेपाल से भी आपने दूरियां बना ली। हमारे देश में सेना गोरखा रेजिमेंट जो सबसे मजबूत सेना थी, वह अब चाइना के अंदर जा रही है। चाइना उन्हें भर्ती कर रहा है, हमारे देश की सेना को कमजोर कर रहे हैं। 12 लाख की सेना हमारे देश में है, 2 लाख रिटायर हो गए, 10 लाख सेना है, 2 लाख सेना आप नहीं भर पा रहे। आप 4 साल की अग्निवीर की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं उनको ना तो शहीद का दर्जा दूंगा ना पेंशन दूंगा। कौन अपने बच्चे को भेजेगा? जो फोर्स में जो जाते हैं, जो युवा जाते हैं, उनके सामने 2 चीजें होती है। एक देश सेवा का लालसा होता है उनके अंदर कि देश के लिए मैं कुछ कर गुजरूं, मेरा नाम हो, और एक उनके पीछे उनका परिवार होता है जिसके लिए उनके खर्चे का आय होता है। लेकिन बगैर पैसे के कोई फोर्स में जाए है क्या?
लेकिन वही विदेशों में क्या है, विदेशों में अमेरिका हो गया या ऑस्ट्रेलिया हो गया, मैं अच्छी तरह से जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, वहां की सरकार 40,000 रुपए प्रतिदिन महीने वहां के लोगों को देती है। वह अपने जीवन का 2 साल सरकार को देते हैं जी, 2 साल वह सेना में जाते हैं और वह जज्बे के साथ मरने के लिए जाते हैं। हमारे देश की सरकार दे रही है क्या? नहीं। किसान जो कोरोना काल में 3% की जीडीपी हमारे देश को देते हैं, उस समय हमारे देश की जीडीपी -27.5% थी। सरकार उन उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ रुपए कर्ज माफ करती है जो जिनका कोई योगदान नहीं है जी, और जिनका योगदान है हमारे देश को सही रखने के लिए, उन्हें कुछ भी नहीं करती है, उन्हें मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं देती है, उन पर लाठी चलवाती है, खरबपतियों को एमआरपी देती है, 13 महीने उन्हें धरना में बैठना पड़ता है कृषि कानून को वापस कराने के लिए, जो कानून केंद्र सरकार को बनाने का हक ही नहीं है, जो कानून राज्य सरकारें बनाती हैं अपने सुविधा अनुसार। जी, हर राज्यों की अलग अलग समस्याएं हैं, किसानों की भी समस्या हर राज्य में अलग है। बिल्कुल। पंजाब और हरियाणा सबसे ज्यादा उपज वाला है, इन लोगों को एमएसपी 100% मिलती है, लेकिन पंजाब और हरियाणा के किसानों ने 13 महीना आंदोलन किया देश के किसानों के लिए, क्योंकि उन्हें मिल रहा है लेकिन बाकियों को नहीं मिल रहा है। बाकियों की लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने 13 महीना धरना दिया दिल्ली के बॉर्डर पर। मैं गवाह हूं, 10 से 11 महीने तक मैं डायरेक्ट उसको गाजीपुर बॉर्डर पे कवर किया हूं जी। उन लोगों के ऊपर आप लाठियां बरसा रहे हैं, वह दिल्ली में आने को कह रहे हैं तो आप उन्हें बड़े बड़े बॉर्डर आरसीसी बना दे रहे हैं। पाकिस्तान के बॉर्डर पे आपने क्यों नहीं बनाया? आज बांग्लादेश का तख्ता पलट हुआ है, बांग्लादेश के और भारत के बॉर्डर पे 91 लाखों की संख्या में लोग हैं, वह घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन है वह? कौन है वह घुसपैठी? वह चाइना पाकिस्तान वाले घुसपैठ करा रहे हैं या बांग्लादेश के लोग मजबूरी में घुसपैठ करने के लिए मजबूर है? क्या हमारे देश की विदेश नीति क्या कर रही है? क्या विदेश मंत्रालय के क्या नाम है कि जो विदेश मंत्री जयशंकर है उन्होंने जवाब दिया? नहीं। राहुल गांधी ने इस चीज का पूछा तो जवाब नहीं दिया। अडानी के ऊपर अभी हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया, उसके ऊपर सवाल कर रहे हैं तो ईडी लगा रहे हैं आप, ईडी से गिरफ्तारी करने की आप साजिश रच रहे हैं जी। यह हमारे देश की तस्वीर है, यह हमारे देश की सच्चाई है कि हमारे देश की सरकार विफल है, नाकामयाब सरकार है, निकम्मी सरकार है, किसी काम की सरकार नहीं है। इस सरकार के पास कोई विजन नहीं है। यह सरकार कहती है कि 2047 में हम इस देश को विकसित बनाएंगे, जो करोड़ों लोगों को बेरोजगार कर दी। 1,80,000 एमएसएमई लघु उद्योग कंपनियां बंद हो गई। 2 करोड़ रोजगार देने के नाम पर 81 करोड़ लोगों को अनाज 5 किलो चावल पर आश्रित होना पड़ता है। यह हमारे देश विश्वगुरु है, यह हमारा देश का डंका बज रहा है। इटली जाते हैं प्रधानमंत्री, घंटों इन्हें बाहर खड़ा रहना पड़ता है, अंदर चेयर नहीं मिलती इन्हें बैठने के लिए। यह इनकी इज्जत है, यह इनकी हैसियत और औकात है। यह सिर्फ जेल जाने से बचने के लिए अपनी कुर्सी इनको प्यारी है, इसके लिए हर हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन शेख हसीना का मामला इतना जल्दी शांत होने वाला नहीं है। शेख हसीना बांग्लादेश जाएगी नहीं जाएगी उससे हमारे देश का कोई लेना देना नहीं है जी। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि बांग्लादेश की स्थिति हमारे देश में कभी भी ना हो, और हमारे देश का लोकतंत्र इतना मजबूत है कि हमारे देश की सरकार से हमारे देश की जनता समझ सकती है जी। उन्हें सबक सिखा सकती है वोट के जरिए। आज भी इतना लोकतंत्र मजबूत है। यही वजह रहा कि इतनी धांधलीबाजी के बाद भी 240 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमट गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह मजबूरी रही कि 3 दिन पहले पार्लियामेंट स्थगित करने का यही वजह रहा, क्योंकि हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आ रहा था। अडानी और माधवीपुरी बूज यह दोनों उसमें इन्वॉल्व है, और जब प्रधानमंत्री को उसी व्यक्ति ने बैठाया हो जो घोटालेबाजी कर रहा हो तो प्रधानमंत्री उसकी जांच क्या करेंगे? देखना दिलचस्प होगा कि जेपीसी का गठन होता है कि नहीं। उस समय राहुल गांधी ने जेपीसी की मांग की थी तो उन्हें जेल की सजा हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी, जेल सजा नहीं हो पाई, उस पर क्या नाम है कि स्टे लगा दिया गुजरात के कोर्ट के फैसले पर। अब देख रहे हैं यह दिलचस्प है कि जब राहुल गांधी ने फिर अडानी की बात उठाई है और जब पाकिस्तान और चाइना की बात बांग्लादेश से जोड़ा है और कहा है कि आखिर पाकिस्तान चाइना का तो हाथ नहीं है, आपका रिपोर्ट क्या कहता है? तो जयशंकर के पास कोई रिपोर्ट नहीं था। इन सारे मुद्दों से भटकाने के लिए राहुल गांधी की तरफ ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, ईडी का शिकंजा कसने का प्रयास हो रहा है। शेख हसीना जाएंगी नहीं जाएंगी यह हमारे देश का मुद्दा नहीं है, इससे हमारे देश को कोई मतलब नहीं है। वहां सरकार बांग्लादेश में कौन बन रहा है, किसकी बन रही है, इससे हमारे देश का मतलब है, क्योंकि लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है, लाखों करोड़ रुपए फंसा करके सरकार रखी है। 200
105 लाख करोड़ रुपए का कर्ज इस देश पे लाद करके रखी है। यह सरकार की असलियत है। जी। पश्चिम बांग्लादेश के अंदर जो सरकार अभी बनी है वह सरकार एंटी भारत है। वह जी। भारत को लेकर के खुश नहीं रहती है। उससे क्या नरेंद्र मोदी की नजदीकियां बन पाएंगी, हमारी विदेश नीति सफल हो पाएगी? ऐसे मौके पर जब श्रीलंका में ऐसे ही हुआ, घटना घटी, पाकिस्तान में ऐसे ही घटना घटा, ऐसे ही बांग्लादेश में घट गया और चाइना और नजदीक आते जा रहा है। यह देखना दिलचस्प होगा कि कहीं वह घुसपैठिए चाइना और पाकिस्तान तो नहीं करा रहा है। बिल्कुल सर। उसके आड़ में राहुल गांधी का यह शब्द एक एक सच लग रहा है। बहरहाल समय है, समय आते हैं समय जाते हैं, यह देश किसी के बाप की जागीर थोड़ी है। जी। समय बताएगा। और अब तो अल्पमत की सरकार है। इस बार आप 3 दिन पहले स्थगित कर दिए, समय फिर आएगा। सड़क तो आपने स्थगित नहीं किया है, अब विपक्ष सड़क पर लेकर के जा रहा है, चर्चा हो रही है। वह कहते हैं ना, जो गांव देहातों में बुजुर्ग कहावत कहते हैं कि क्या नाम है कि जो जिसने किया नहीं है उसे उसका महत्व पता नहीं होता है। अब बाप की दौलत है तो लगा दो आग पानी में, जवानी उसको कहते हैं, लुटा दो बाप की दौलत फुटानी उसको कहते हैं। भाई बाप का किया हुआ है, पानी में आग लगा रहे हो, जिस दिन खुद करोगे उस दिन पता चलेगा कि इन्होंने कुछ किया तो नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की बात करके कांग्रेस को कोसते हैं, देश को कोसते हैं, लेकिन उन्हीं के किए हुए संस्थानों को बेच करके अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। जी। उसी को बेच करके 16,000 करोड़ के फ्लाइट में घूम रहे हैं, उसी को बेच करके करोड़ों का संख्या में इन उद्योगपतियों के कर्ज माफ कर रहे हैं। यह असलियत है हमारे देश की सरकार। जी बकुल जी सर, खबर निकल के आ रही है कि सेंट मार्टिन में आईएसआई और रोहिंग्या के जरिए भारत से 1971 की हार का बदला लेने की साजिश पाकिस्तान द्वारा रची जा रही है। कई मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि बांग्लादेश ने 2017 के अगस्त में 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा मुस्लिम रोहिंग्याओं को शरण दी थी। वहीं डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जेएस सोनी ने कहा है कि आईएसआई रोहिंग्या मुसलमानों का इस्तेमाल बांग्लादेश में कर रही है और 1971 के युद्ध में भारत द्वारा हार जाना पाकिस्तान जो है आज तक भूला नहीं है और बार बार भारत से बदला लेने का मौका तलाश रहा है। क्या लगता है सर, क्या भारत को पाकिस्तान टारगेट कर सकता है? आपकी क्या राय है? नहीं बकुल, क्या नाम है कि इसमें दम नहीं है। पाकिस्तान की जितनी आबादी है उतने तो हमारे देश में मोबाइल के टावर जो है ना, वहाँ लोग मोबाइल लेकर के घूमते रहते हैं टावर कनेक्ट करने के लिए। जी। उससे ज्यादा उनकी आबादी है हमारे देश में, तो पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं है कि इस देश में कुछ कर जाए। लेकिन हाँ, समय समय पे पाकिस्तान ने झटका देने का कार्य किया, उसने कोशिश की है जी। और वह कोशिश हमेशा करता रहता है। पीओके एक जो है कश्मीर से लगा हुआ पीओके, जो कश्मीर का थोड़ा सा अंग, एक टुकड़ा पाकिस्तान के पास है, और पंजाब के बॉर्डर और राजस्थान के बॉर्डर। आपके ही एक कार्यक्रम में मैंने डिस्क्राइब किया था इस चीज को, मैंने बताया था, विस्तार पूर्वक बताया था। और बांग्लादेश को लेकर के एक मैंने प्रोग्राम किया था 1 घंटे का। उस प्रोग्राम का नाम रखा था मैं कि बांग्लादेश में हिंदू खतरे में, कहाँ है हिंदू के ठेकेदार। जी, सही बात है। हिंदू के ठेकेदार बन रहे तो कहाँ है, उन ठेकेदारों का पता नहीं चल रहा है। 1 करोड़ से ज्यादा वहां पे हिंदू हैं। यह खबरें निकली कि मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। हमारे देश की सरकार ने क्यों नहीं जवाब दिया? लेकिन क्या उन 1 करोड़ हिंदुओं को हमारे देश में शरण दिया जाएगा? तो जो अपने देश के लोगों को ही पेट नहीं भर पा रहा हो, उन 1 करोड़ लोगों को लाएगा तो कहां से खिलाएगा? इस चीज का जिक्र करना चाहिए। हो सकता है मोदी जी कोई खेत चोरी से खरीद के रखे हो, उसमें उपज करके खिलाएंगे, हो सकता है। लेकिन अभी तक तो देखा नहीं गया। 80,000 रुपए किलो के मशरूम खाते हैं प्रधानमंत्री जी, मैं बड़ी दावे के साथ कह रहा हूं, और हरियाणा से आता है वह मशरूम। 80,000 रुपया किलो का है। 80,000 रुपया तो आप साल में बचा नहीं पा रहे होंगे। एक साल में 80,000 रुपया आपको बचते नहीं है, और प्रधानमंत्री 80,000 रुपया किलो के मशरूम खाते हैं। हम लोग भी देखेंगे, हम लोग भी हैं, अगर जिंदा रहे तो देखेंगे कुर्सी जाने के बाद कितने हजार किलो का मशरूम खाते हैं। सही बात है। और कितने बार खाते हैं, फ्राई खाते हैं या मंचूरिया बना करके खाते हैं। देश खाने के लिए तरस रहा है, 5 किलो फ्री अनाज के लिए सड़कों पे लाइन लग रहा है, और प्रधानमंत्री 80,000 रुपया किलो के मशरूम खाते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा भी है, वो भी सही है,
लेकिन ये देश उनका जागीर हो गया, यह तो बात नहीं है जी। यह चीज नहीं है। और 1971 की जो बात आप कर रहे हो कि पाकिस्तान हार गया, बंगला वो लेना चाहता है, बदला लेना चाहता उसी के आसपास बांग्लादेश अलग हुआ था। एग्जैक्ट समय में भूल रहा हूँ, मेरे ध्यान में नहीं चल रहा है, लेकिन उसी के आसपास यह सारी घटनाएं घटी थी। उस समय तो शायद पता नहीं आपका जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था, लेकिन इंदिरा गांधी से खौफ खा रहा था पाकिस्तान जी। और पाकिस्तान के डर का नाम इंदिरा गांधी था। इंदिरा गांधी नरेंद्र मोदी जैसे नेताओं को प्लेट में रख करके ब्रेकफास्ट किया करती थी। जी। इंदिरा गांधी वैसे महिला का नाम था, मतलब स्ट्रांग थी। और हमारे देश में चुनाव आयुक्त जो थे टीएन शेषन, वह वैसे चुनाव आयुक्त नरेंद्र मोदी जैसे लोगों को, नेताओं को प्लेट में रख करके ब्रेकफास्ट किया करते। तो वह कहते थे कि ऐसे लोगों को तो मैं ब्रेकफास्ट में ले लेता हूं। विश्व के लोग हमारे देश में आते थे चुनाव आयुक्त की नियमों को देखने के लिए। जी। इतना नाम था हमारे देश का। आज परिस्थिति यह है कि 164 नंबर पर पत्रकारिता में हमारा देश आ गया है। 181 देशों में 164 नंबर पर है। लगातार गिरता जा रहा है स्तर। जब नरेंद्र मोदी आए थे उस समय 141 नंबर पर था और आज 164 नंबर पर है हमारा देश। जी। यह हमारे देश का लोकतंत्र है। हर किसी के आजादी को छीना जा रहा है। तो पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं कि हमारे देश पर इस तरह का काम कर सके, और बांग्लादेश की नहीं है। चाइना टक्कर ले सकता है, और उस चाइना का नाम लेने से हमारे देश के प्रधानमंत्री डरते हैं। एडवोकेट डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने नीलू व्यास को दिए एक इंटरव्यू में आधिकारिक तौर पर कैमरे पे कहा कि 4000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हमारा चाइना हड़प लिया है, वहां गांव बसा दिया, सड़क बना दिया। और हमारे देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री पार्लियामेंट में कहते कि नहीं, चाइना नहीं आया। यानी कि आपने कुछ तो डील की है। पहले आप अपनी डील बता दीजिए, बाद में दूसरों की डील बता दीजिएगा। सही बात है सर। खुद जिसके घर शीशे के होते हैं, दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। पहले खुद के गिरवान में देख लें, बाद में कहें। यह देश गुमराह होने वाला नहीं है, पहली चीज। बिल्कुल। पहली बार 10 सालों में यह देश जागा है। अनभक्ति खुली है, लोगों की आंख से काली पट्टी हट गई है, काले चश्मे हट गए हैं। अब खुली आंख से लोग देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। जी। विपक्ष जिस तरह देश के मुद्दों को उठाता जा रहा है, और राहुल गांधी ने, देखिए, जिस पाकिस्तान की आपने बात की, संजोग से राहुल गांधी ने जब सर्वदलीय बैठक हुई थी विपक्ष के नेताओं के, सत्तारूढ़ दल का पार्लियामेंट सेशन चल रहा था, जिस दिन शेख हसीना आई, जी, बैठक हुई। बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि क्या बांग्लादेश के तख्ता पलट में पाकिस्तान और चाइना का हाथ तो नहीं है? आपने पता किया इस चीज का? आपकी एजेंसियों का रिपोर्ट क्या है? तो कोई रिपोर्ट नहीं है। यानी कि ये लोग ढोकला खाते हैं और मशरूम खा रहे हैं, बस बैठ करके फ्राई करके, जनता के खून के पैसे चूस करके। बाकी काम नहीं है इनके पास। हकीकत तो वही है कि एक चाय वाले को जब ऐसी कुर्सी पे आप बैठा दोगे कि जो पूरे देश का मालिक बन जाए, तो वह चाय के तौर पे ही उसे देखेगा, वह उसे बिजनेस ही समझेगा। और प्रधानमंत्री बखूबी बिजनेस जानते हैं। यही वजह है कि 22 उद्योगपतियों के लिए 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर देते हैं। इस देश के गरीब के 2 रुपए नहीं होते हैं। युवाओं के पेपर लीक होकर के करोड़ों युवा मायूस हो जाते हैं, आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। सरकार कहती है नहीं, पेपर लीक तो नहीं हुआ है, लेकिन कई सौ लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। सवाल यह उठता है कि वह लोग कौन है जिन्हें गिरफ्तार किया गया? क्यों किया गया? आपने के पेपर लीक नहीं हुए, क्यों किया आपने? तो ऐसे पाकिस्तान की बातों पर इतना हम ध्यान नहीं दे सकते। बांग्लादेश का मामला उसका अपना मामला है। हमारी विदेश नीति क्या है वहाँ की, वह स्पष्ट होना चाहिए कि वह उसके जरिए हमारे देश पे कोई साजिश तो नहीं रच रहा है। हकीकत यह है। जी बकुल जी सर, आगे बढ़ते हैं। तो सर, अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है जो काफी चर्चा में नजर आ रहा है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, किसी भी आरक्षण का मूल उद्देश्य उपेक्षित समाज का सशक्तिकरण होना चाहिए, ना कि उस समाज का विभाजन या विघटन। इससे आरक्षण के मूल सिद्धांत की ही अवहेलना होती है। अनगिनत पीढ़ियों से चले आ रहे भेदभाव और मौकों की गैर
बराबरी की खाई चंद पीढ़ियों में आए परिवर्तनों से पार्टी नहीं जा सकती। भाजपा हर बार अपने गोलमोल बयानों और मुकदमों के माध्यम से आरक्षण की लड़ाई कमजोर करने की कोशिश करती रहती है। फिर जब पीडीए यानी कि पिछला दलित आरक्षण के विभिन्न घटकों का दबाव पड़ता है तो दिखावटी सहानुभूति दिखाकर पीछे हटने का नाटक करती है। भाजपा की अंदरूनी सोच हमेशा आरक्षण विरोधी रही है। पीडीए के लिए संविधान संजीवनी है तो वहीं आरक्षण प्राणवायु है। इस ट्वीट जो उन्होंने अखिलेश ने किया है सर, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए बकुल, पीडीए जो किया है ना, उसका मतलब हुआ पिछड़ा दलित अगड़ा, यह चीज उसका मतलब है जी। इस तरह से उन्होंने अखिलेश यादव ने जोड़ा था। अब आरक्षण विरोधी आप कह रहे हैं भाजपा को, ऐसा मत कहिए। अटल बिहारी वाजपेयी या लाल कृष्ण आडवाणी ऐसे नहीं थे। ये तो सर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है हाँ, ना? उनकी चीज अलग थी। 10 सालों में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में यह भेदभाव किया गया है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। इन्होंने वोट साधने का काम किया। अब आरक्षण की बात अगर करें तो आरक्षण में जातियों का पता, या सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो जजमेंट दिया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जी, कि जिसे आरक्षण की जरूरत है उसे दीजिए कोटे में कोटा, यानी कि आरक्षण के अंदर आरक्षण। इसका तात्पर्य यह हुआ कि आपको आरक्षण की जरूरत नहीं है जिस जाति से आ रहे हैं, और आप ही के जाति में ऐसे हैं जो आरक्षण से वंचित रह जा रहे हैं जी, तो आपके आरक्षण को बंद कर दिया जाए, उनके आरक्षण को दिया जाए, उनको आरक्षण बढ़ा दिया जाए जी। उसी में। कोर्ट का कहने का बिल्कुल यह तात्पर्य नहीं है कि आप 65% आरक्षण दे दीजिए, 50% ही है, लेकिन कोटे में कोटा कर दिया। इसके लिए जाति जनगणना करानी पड़ेगी, जरूरी है। और जाति जनगणना के साथ साथ आमदनी की भी जांच करानी पड़ेगी जी, कि कौन है कि उसे आरक्षण की जरूरत नहीं है। अब भाई आप करोड़पति बन गए हैं, या क्या ना कि 4 लाख रुपया 5 लाख महीना कमाते हैं, तो आपको आरक्षण की क्या जरूरत है? बिल्कुल सर, सही आरक्षण बात तो है। उसे जरूरत है जो 100 रुपया नहीं कमा पा रहा है। मैं बिल्कुल। आपको हकीकत बताऊं, मैं मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ में गया हुआ था। मैं वहां देखा कि वहां की महिलाएं 100 रुपया में काम करती हैं जी, कंस्ट्रक्शन में, और इतनी कड़ी मेहनत करती है जिसका हिसाब नहीं। उसके बाद वह जब काम से छूटती है 5 बजे तो जंगल जाती है, वहां से लकड़ी काटती है, उसके बाद वह घर जाती है, फिर खाना पीना बना करके खाती पीती है। तो सोचिए कि 8 घंटा काम करके 100 रुपया, तो आरक्षण की उसे जरूरत है या अडानी को जरूरत है? बिल्कुल सर, उन मजदूरों को जरूरत है। यह सरकार उन्हें नहीं देती है, अडानी को देती है। मैंने इसमें अडानी का रोल नहीं है, मैं अडानी का एक उदाहरण एग्जाम्पल दिया हूं मैं, कि अडानी को किसी आरक्षण की जरूरत नहीं है, उनके पास इतने पैसे हैं। तो इस तरह से दे तो ऐसों को न जाए, और जो वह 8 घंटे काम करके 100 रुपया कमा रही उसको आरक्षण का लाभ मिले। सही बात। उस आरक्षण का लाभ लेने के लिए वहां तक वह पहुंच नहीं पाते हैं जहां उन्हें मिलेगा जी। उसके बीच में कई दलाल उनके पैसे खा जाते हैं और दिला भी नहीं पाते हैं, क्योंकि वहां जो करोड़पति है उस सारे आरक्षण को वो लेके बैठ जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहने का तात्पर्य यह था। अब देखना है कि सरकार क्या जाति जनगणना कराएगी, यह सरकार नहीं करा सकती। इसके जवाब है क्यों कि जो कांग्रेस 10 सालों में हमारे देश का जाति जनगणना होता है, जो कांग्रेस ने सत्ता जाने के पहले कराया था, और निर्भया कांड और अन्ना हजारे के आंदोलन के दौरान वह जारी नहीं कर पाई जी। तो नरेंद्र मोदी 14 में आते ही उस जाति जनगणना को जारी करना चाहिए था, वह नहीं किए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हार जाती चुनाव। उसके बाद में जो 2021 में होना था, इन्होंने कोरोना का हवाला दे दिया। कोरोना में चुनाव हो सकता है, जाति जनगणना नहीं हो सकती है। ऐसा क्यों? हाँ, यह कहा जाता है कि आप 5 से 7 लोगों से ज्यादा जाकर के प्रचार नहीं कर सकते, और गृह मंत्री हमारे देश के अमित शाह हैं कि जो 30,000 40,000 लोगों को एक साथ लेकर के जाते हैं। तब कोरोना नहीं है, कोरोना में सबको घर में बंद कर दिए, सब कोई का पैसा जो था वो भी डूब गया, और क्या नाम है कि 1-1 रुपया के महंग हो गए, रूम का किराया नहीं दे पा रहे थे, अडानी की संपत्ति 500 गुना बढ़ रही थी। तो यह जो नजरिया है सरकार का, सवाल इस पर है। तो जाति जनगणना करानी पड़ेगी,
और यह सरकार कराएगी नहीं, क्योंकि जात पात को हिंदू मुस्लिम पर यह जब इसे वोट लेना होता है तो दलित SC ST को हिंदू बना देती है, और जब यह वोट लेकर के सत्ता में आ जाती है तो उन्हें शूद्र बना देती है। तभी भारतीय जनता पार्टी के आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि वह शूद्र हैं, वह ब्राह्मण और ठाकुरों की सेवा के लिए पैदा हुए हैं। क्या वह शूद्र हेमंत बिस्व शर्मा के बाप की जागीर है क्या? उनके कर्जदार हैं क्या? उन्होंने उनको कुछ दिया है क्या? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक एक गांव गोद में लिया था। क्या हुआ उन गांवों का? उन गांवों का क्या हुआ? कुछ भी नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी डिजिटल इंडिया के तहत क्या नाम है वो सिटी बनाने जा रही थी। क्या हुआ उन सीटों का? हाईटेक सिटी का जी कहाँ है? हाईटेक सिटी, हाईटेक सिटी एक ही है जी पूरे देश के अंदर, वह हैदराबाद। और उसका श्रेय जाता है चंद्रबाबू नायडू को, जब आंध्रा और तेलंगाना एक में था। पूरे एशिया का इकलौता हाईटेक सिटी हैदराबाद है। बिल्कुल सर। पहले पूरे एशिया का इकलौता फ्लाईओवर सबसे पहले बनने वाला 13 किलोमीटर का, जो शहर से सीधा बाहर एयरपोर्ट को निकाल देता है, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, वह हैदराबाद है जी। नरेंद्र मोदी ने बनाया है क्या? ना, उनके बनाए तो सर 4 दिन ही टिकते गिर जाते हैं। तो बाकी जवाब क्या नाम है कि दर्शकों के हवाले छोड़ देते हैं, वही कमेंट में बता दे कि क्या नाम है कि क्या नरेंद्र मोदी ने ऐसा किया है क्या। लेकिन जवाब मेरा साफ है कि नरेंद्र मोदी जाति जनगणना नहीं कराएंगे, और विपक्ष जाति जनगणना किसी भी कीमत पर कराना चाहता है। पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी ने चीख करके किया कि इसी पार्लियामेंट में मैं जाति जनगणना भी कराऊंगा, और इसी में किसानों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो MSP की मांग है वह भी पूरा करके दूंगा। जी बकुल, धन्यवाद सर अपना कीमती समय निकालकर हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना कि इस बेबाक अंदाज में वरिष्ठ पत्रकार श्री श्यामगिरी जी ने बांग्लादेश के साथ साथ पाकिस्तान, भारत और अखिलेश यादव के ट्वीट पर अपनी राय आप सभी के साथ साझा की। अब भी क्या ये सरकार खुद को संभाल पाएगी? ये जो परिस्थितियां दिख रही हैं देश में, अब तो सरकार को संभल जाना चाहिए। चलिए मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे TFD इंडिया लाइव, मैं बकुल डोनाल्ड वरिष्ठ पत्रकार श्यामगिरी जी के साथ। नमस्कार।